सो बच्चों, अब जो हमें थर्ड रिफॉर्म स्टार्ट करना है वो है टैक्स रिफॉर्म, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म भी कहते हैं, विच मीन्स कि अब यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए गए थे टैक्स सिस्टम के अंदर। तो टैक्स रिफॉर्म्स जुड़े किस चीज से होते हैं, यानी कि इसके अंदर हम किन चीजों को इंक्लूड करते हैं। सो टैक्स रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट टैक्सेशंस एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो टैक्स होता है, और उसी पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए जानना जरूरी हो गया है कि ऐसा क्या हो रहा था 1991 से पहले कि हमें टैक्स रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। मींस जो हमारा टैक्स सिस्टम था वो कैसा था, पहले हमें ये जानना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर कितने तरीके के टैक्सेस लगाए जाते हैं। सो टैक्सेस की बात करें तो मेरे बच्चे तो ये जानते ही हैं कि टैक्सेस तो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये पढ़कर आ चुके हैं कि टैक्सेस होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या होता है दोनों में डिफरेंस? तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की इनकम या किसी कंपनी के प्रॉफिट पर लगाए जाते हैं, और जिसका बर्डन आप किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर इस टैक्स को पे करने की लाइबिलिटी आपकी है तो इसका बर्डन भी आपके ऊपर है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी इनकम पे टैक्स आप भर दो तो क्या आप रेडी होगे? अगर पैसा मैं कमा रही हूं तो उसके ऊपर टैक्स ही मुझे ही भरना होगा। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्टली वही पर्सन इसको पे कर रहा होता है जिसकी लाइबिलिटी है। बट अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज पर। बट यहां पर ऐसा हो सकता है कि लाइबिलिटी टू पे तो एक पर्सन की है, बट बर्डन टू पे किसी और पर्सन के ऊपर है, विच मीन्स कि यहां पर आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो। तो इसीलिए तो इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, कि आप यहां पर इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हो। आप कमोडिटी लीजिए, सपोज करिए एक ब्रेड का पैकेट ही क्यों नहीं है, उसमें जब आप एमआरपी देखेंगे तो उसके ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, विच मीन्स कि आप यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हो, जाने अनजाने आप टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है उस टैक्स के बारे में। तो देखिए जरा, taxes on income of individual as well as profits of the business and enterprises are known as direct tax. एग्जाम्पल्स आ गए हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर देखो बहुत सुंदर सी चित्रकारी करके मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश करी है कि एक्स नाम का एक पर्सन है, बर्डन और लाइबिलिटी दोनों ही उसी के ऊपर हैं, तो यानी कि उसके कंधों पर तो बहुत ज्यादा बोझ है। बट वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं, सो दीज आर द टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ये गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, जैसे कि आपका जीएसटी और सर्विस टैक्स। बट यहां पर आप देखो बर्डन शिफ्ट कर सकते हो कि लाइबिलिटी टू पे तो एक्स के ऊपर है, बट उसका जो बर्डन टू पे है वो वाई के ऊपर है। तो ये खास बात है जो आपको चित्रकारी के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है कि बर्डन किस में शिफ्ट किया जा सकता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में शिफ्ट किया जा सकता है। सो अब हमें बताइए मैडम कि क्या बैकग्राउंड रहा टैक्स सिस्टम का हमारे इंडिया के अंदर। सो बच्चे 1991 से पहले जो टैक्स रेट्स थे वो बहुत ज्यादा हाई थे, मतलब कि लोगों के इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन उन्हें एज अ टैक्स पे करना पड़ता था। तो जब इस तरीके की बात चल रही थी कि भाई इतना ज्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो ऐसे में लोग क्या करते होंगे? टैक्स की चोरी। तो ये हाई रेट ऑफ टैक्सेस ही बन रहे थे टैक्स इवेशन का कारण। तो इसीलिए टैक्स सिस्टम में भी कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी, और ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स ही नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी हो रहा था। तो इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए हमारे पास टैक्स रिफॉर्म्स आए, जिसमें सबसे पहला आपको देखने को मिल रहा है रिडक्शन इन टैक्स रेट। तो मैंने अभी आपको बताया कि टैक्स रेट्स हाई थे, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहला रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया कि टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया गया। रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस्ड। अब देखो जब हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है एज एन इंडिविजुअल, अगर हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है तो उसको इनकम टैक्स कहते हैं, लेकिन जब कंपनीज के प्रॉफिट पे टैक्स लगाया जाता है तो उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो दोनों ही टैक्सेस के जो रेट्स थे वो रिड्यूस किए गए। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो सिस्टम था वो सही नहीं चल रहा था। बहुत सारे टैक्सेस थे हमारे पास, बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज के टैक्सेस थे, जिसकी वजह से हर जगह पर एक अलग ही टैक्स का अमाउंट निकल कर आता था। तो कुछ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कुछ बदलाव किए गए। टैक्स प्रोसीजर सिंप्लीफाइड। अब यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स हुआ करते थे उनको वो प्रोसेस समझ ही नहीं आता था कि किस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है, तो उस प्रोसीजर को भी यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया। और जो सबसे बड़ा रिफॉर्म आया 2017 के अंदर वो था जीएसटी।
हमारे यहाँ पर जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ। ये 5 मेजर्स जो हैं वो टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। नंबर 1 क्या था? रिडक्शन इन टैक्स रेट। नंबर 2 रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस्ड। नंबर 3 रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। नंबर 4 टैक्स प्रोसीजर सिंप्लीफाइड एंड नंबर 5 इज जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड। चलिए अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले रिडक्शन इन टैक्स रेट की बात करें। कंटिन्यूअसली टैक्सेस के रेट्स को रिड्यूस किया गया इंडिविजुअल इनकम्स के ऊपर, यानी कि इनकम टैक्स के जो रेट थे वो रिड्यूस किए गए, क्योंकि 1991 से ये जो हाई रेट ऑफ टैक्सेस थे यही रीजन थे इंडिया के अंदर टैक्स इवेशन का, यानी कि जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे वो इसी वजह से बेसिकली कर रहे थे। फिर जब इनकम टैक्स की बात आई तो भाई हमारी कंपनियां भी भागती भागती आई कि तुमने डायरेक्ट टैक्सेस में से इनकम टैक्स वालों को तो राहत दे दी है, थोड़ी सी राहत हमें भी मिलनी चाहिए। तो कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट था उसको भी रिड्यूस किया गया। धीरे धीरे इन सभी चीजों के अंदर रिडक्शन आया। रिफॉर्म आए इनडायरेक्ट टैक्सेस में टू फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर द गुड्स। हम अपने स्टेट के अंदर भी सामान को बेचते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सामान को बेचते हैं, तो ऐसे में जब टैक्स की कैलकुलेशन हो तो वो हर बार अलग क्यों हो? तो एक कॉमन नेशनल मार्केट मिले हमारे गुड्स को कि भाई जहां पर हमें लगता है कि जो टैक्स है चाहे उसकी कैलकुलेशन कोई भी करो उससे उसकी वैल्यूएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर रिफॉर्म्स आए। टैक्स प्रोसीजर को फिर सिंप्लीफाई किया गया ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं वो इन सभी चीजों को अच्छे से फॉलो कर सके, तो इसीलिए रेट्स को रिड्यूस किया गया और प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया। नेक्स्ट जीएसटी, यस, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। मींस कि वन नेशन वन टैक्स, कि अगर देश एक है तो उस देश के अंदर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो भी एक ही होना चाहिए। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक इनडायरेक्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको नाम दिया गया जीएसटी, विच मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये तो थे मेजर्स अंडर द टैक्स रिफॉर्म्स, जिसमें हमने मेन बातें ये देखी कि टैक्स रेट रिड्यूस हुआ था इनकम टैक्स का, कॉर्पोरेट टैक्स का रेट रिड्यूस हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एक कॉमन नेशनल मार्केट को बनाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, टैक्स का प्रोसीजर सिंप्लीफाई किया गया ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं वो जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं उसको ऑनेस्टली फॉलो करें, और उनके लिए भी रेट्स को रिड्यूस फिर कर ही दिया गया था। और जीएसटी एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया जिसका मेन मोटो था वन नेशन वन टैक्स। अब जीएसटी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। भाई हम इतनी देर से जीएसटी 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 कर रहे हैं, व्हाट डज दिस जीएसटी मीन? सो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन में पढ़ा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज पे, तो ऑब्वियसली इस टैक्स का नाम भी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। क्यों कॉम्प्रिहेंसिव है? क्योंकि इसके अंदर कोई एक टैक्स नहीं है, बहुत सारे टैक्सेस को खत्म करके इस एक टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इट रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हुआ क्या था भाई, जीएसटी एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर ऑन 29 ऑफ मार्च 2017, यानी कि आप कह सकते हो कि हमने प्रस्ताव रखा था पार्लियामेंट के अंदर कि हमें एक जीएसटी का कानून लागू करना है 29 मार्च 2017 को। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो हमारे यहाँ पर चल रहा है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, और हम चाहते हैं कि एक ही टैक्स का सिस्टम हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो। तो बातचीत के बाद कानून को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, विच मींस कि हमने अप्लाई कर दिया था 29 ऑफ मार्च को, लेकिन हमें परमिशन मिली थी 1 जुलाई 2017 को। अब ये टैक्स किस तरीके का था? ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, या कॉम्प्रिहेंसिव तो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, मल्टी स्टेज क्योंकि हर एक स्टेज पे इसको हमें कैलकुलेट करना होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड यानी कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा एक्चुअल में वही टैक्स को पे कर रहा होगा। ये लगाया जाता है हर वैल्यू एडिशन पे। जैसे आपने 10,000 का सामान 15,000 का बेचा तो आपने 5,000 से वैल्यू एडिशन किया तो आपसे 5,000 पे ही टैक्स पे कर रहे होंगे। इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे हमारा मेन मोटिव यही था कि हम चाहे कहीं पर भी अपने गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उससे हमें टैक्स की कैलकुलेशन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और हमारा जो मोटो है वन नेशन वन टैक्स वो हमारा सर्व हो जाए। तो जीएसटी ने रिप्लेस किए थे द टोटल नंबर ऑफ 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड 23 सेसेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। सेसेस होते हैं द स्मॉल काइंड ऑफ टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है आपके ऊपर ताकि आप सोशल वेलफेयर में भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सके अपने टैक्स के थ्रू। तो इस तरीके से जीएसटी को बनाया गया है।
तो जीएसटी हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रहा जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017। बेसिकली ये वाली डेट है जो आपको याद रखनी है, और इसको हमने यहाँ पर इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हमें एक वन नेशन वन टैक्स का जो मोटो था उसको हमें पूरा करना था। सो टैक्स रिफॉर्म्स हुए कंप्लीट। अब अपने नेक्स्ट रिफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चे अब पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बारे में। तो मैम फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? बच्चे आप सिंपली ये समझिए कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। अब एक मार्केट होती है, जिस तरीके से सब्जी मंडी में सब्जियां बेची जाती हैं, फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर बेचा जाता है, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। आप स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं ना, जहां पे शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है, इस तरीके से एक फॉरेक्स मार्केट भी होती है जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग की जाती है, विच मीन्स कि यहाँ पर फॉरेन करेंसी को एज अ कमोडिटी ट्रीट किया जाता है। तो जब उसे एज अ कमोडिटी ट्रीट किया जाता है तो उसकी भी प्राइस फिक्स की जाती होगी, उसके भी रेट फिक्स किए जाते होंगे। तो रेट फिक्स करने के तो हमारे यहाँ पे दो ही तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट फिक्स करे या हम डिमांड और सप्लाई के तरीके से उसको खुद से फिक्स कर लें। तो ऐसे में अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि 1991 से पहले इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या हो रहा था। So before 1991, foreign exchange rate system followed by the RBI। देखो आ गई रिस्ट्रिक्शन कि यहाँ पर हमें पता चला कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो था वो कौन डिसाइड कर रहा था? आरबीआई डिसाइड कर रहा था। ये आरबीआई ने बहुत परेशान किया था स्टार्टिंग में, पूरे टाइम डंडा लेके बैठा रहता था सबके पीछे कि अब ये करो, अब ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, यही सबको सब कुछ बताया करता था। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी पहुंच गया ये रेट डिसाइड करने के लिए। तो अब इसे ठीक करने के लिए हमने कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए? तो हमारे सामने निकल कर आए दो तरीके के मेजर्स इसके लिए, डीवैल्यूएशन ऑफ अ रुपी और एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि गवर्नमेंट कंट्रोल को हटाने के लिए हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि हमने उसको ही बना दिया था एक फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसके अंदर कमोडिटीज की प्राइस डिसाइड की जाती थी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। अब डीवैल्यूएशन क्या होता है? स्टार्टिंग में ही बताया अभी मैंने आपको डीवैल्यूएशन ऑफ अ रुपी, कि जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के टर्म्स में फॉल हो जाती है, यानी कि उनकी करेंसी को खरीदने के लिए हमें अपनी करेंसी की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स पे करनी पड़ती हैं, उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ अ रुपी, कि उनकी करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो चुकी है? कम। एग्जाम्पल, $1 के लिए 80 रुपीज देना और उसी $1 के लिए 85 रुपीज देना, तो सेम यूनिट को खरीदने के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो, इसका मतलब आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो घट गई है, तो इसे डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी कहा गया। तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया था? टू रिजॉल्व द बीओपी क्राइसिस। अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात पढ़ी ना कि हमें यहाँ पर जो बीओपी के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स, तो हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत थी, और डीवैल्यूएशन इंपोर्ट्स को महंगा और एक्सपोर्ट्स को सस्ता करता है, क्योंकि हमें तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है उनका सामान खरीदने के लिए, लेकिन उनको कम पैसे देने पड़ते थे हमारा सामान खरीदने के लिए, तो उनके लिए हमारा सामान सस्ता हुआ। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइजेस। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो कमोडिटीज है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या हमारे जो गुड्स हैं, उनकी डिमांड फॉरेन में इंक्रीज हो गई, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे हम बीओपी को करने की, तो इस तरीके से बीओपी को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी with the help of devaluation of rupee. This led to increase in inflow of foreign exchange. अब हम जब सामान बेचेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी, यानी कि हमारे पास फॉरेन करेंसी आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे आपको याद है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉल हो रहे थे, तो वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो रही थी। तो डीवैल्यूएशन की वजह से हमने एक पॉइंट देखा कि क्या होते हैं, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और कंपिटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे प्रोडक्ट्स की जो मार्केट में डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। वहीं पर गवर्नमेंट कंट्रोल को हटाकर जब डिमांड और सप्लाई की हेल्प से एक्सचेंज रेट डिसाइड हुए, तो इससे क्या हुआ कि हम यहाँ पे फ्री हो गए अपने रुपी की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि हमने आजाद कर लिया था खुद को, कहां से? गवर्नमेंट कंट्रोल से। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में तो बस हमें यही दो चीजें पढ़नी थी कि हमने ये दो ही मेजर्स अडॉप्ट किए। एक तो हमने डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी कर लिया ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें और बीओपी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकें, तो दूसरी तरफ हमने एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए मार्केट इकोनॉमी को अपनाया, फ्री मार्केट इकोनॉमी को, जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई की हेल्प से रेट डिसाइड किया जाने लगा, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल हट गया। सो हमने 4 रिफॉर्म्स अब तक पढ़ लिए हैं। अब बिल्कुल एक आखिरी रिफॉर्म हमारे पास बचा है,
तो जो लास्ट रिफॉर्म है हमारे पास वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अब हमने रिफॉर्म्स अपनाए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, टैक्स सेक्टर में और यहाँ तक कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर भी। अभी जो ट्रेड हम कर रहे थे, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इसमें भी तो रिफॉर्म लाने की जरूरत थी। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। तो चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ। So before 1991, India followed the import substitution policy। और हम सभी जानते हैं कि import substitution policy का मतलब क्या होता है कि जिन सामान के लिए हमें फॉरेन कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता है, उस सामान को या तो हम अपने यहाँ पर ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दें या उसका कोई ऑल्टरनेटिव डिसाइड कर लें। तो बेसिकली इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना था हमें यहाँ पर। तो इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी आई, जिसके अंदर दो तरीके से ये काम किया जा रहा था, हाई टैरिफ रेट्स लगाकर और कोटा सिस्टम को सेट करके। विच मीन्स कि आपके ऊपर कुछ मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, हाई रेट ऑफ टैक्सेस लगाए गए इंपोर्ट्स के ऊपर, ताकि लोग इंपोर्ट्स करना बंद कर दे। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए थे ताकि आप बहुत ज्यादा भी इंपोर्ट ना करो। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी चल रही थी, जिसकी वजह से रिड्यूस हुई हमारी कंट्री की एफिशिएंसी और कंपिटिटिवनेस, जो कारण बना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्लो ग्रोथ रेट का। ठीक है, सो बैकग्राउंड ये था कि रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ खास नहीं थी। तो अब पढ़ते हैं कि अगर हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो हमने अपनाई, तो उसके पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अपनाने के पीछे हमारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पहले हमें वो भी समझने होंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। हम चाहते थे कि इंटरनेशनली हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड हो, हम हर तरीके के कंपटीशन को फेस करने लायक खुद को बना लें। और टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते थे, हम उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे क्योंकि वहां की टेक्नोलॉजी थी अपडेटेड। थर्ड पॉइंट था हमारे पास टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। हम अपनी खुद की इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करना चाहते थे। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो उससे कॉस्ट प्रोडक्शन कम आएगी, जिससे होगा रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन और वो हमें एफिशिएंसी दिलाएगा। फोर्थ था अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं देखूं तो ये जो दो पॉइंट है लास्ट के, ये एक ही बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना था, और वो तभी हो सकता था जब हम एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और जब कॉस्ट रिड्यूस होती है, विच मीन्स कि कम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, तो उसे ही एफिशिएंसी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे कि हमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर चाहते थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करना चाहते थे, और हम अपने लोकल इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करना चाहते थे। तो अब देखते हैं कि इन सब काम के लिए रिफॉर्म्स क्या लाए गए। तो यहाँ पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर आए RRR, यानी कि 3 R आए, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को चेंज किया। तो सबसे पहला रिफॉर्म तो वही, द रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड। ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से कोटा सिस्टम लगा हुआ था, उसको हटाया गया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को फॉरेन ट्रेड से हटा दिया गया। दूसरा, ये जो आपने हाई टैरिफ्स रखे हुए थे, यानी कि इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो टैक्स लग रहा था, उस टैक्स रेट में रिडक्शन लाया गया। तो दूसरा रिफॉर्म आया रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स के नाम से। थर्ड, हमें इंपोर्ट्स करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता था। तो यहाँ उन्होंने वही किया, द रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स, कि अगर आपको इंपोर्ट्स करना है तो एक लिस्ट दे दी गई है, इस लिस्ट के अलावा अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर डिटेल में देखते हैं जरा। सो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। अगर आप मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो आपको किसी भी तरीके की कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को फेस नहीं करना। इवन अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करते हो तो आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करना है। और ऐसा किया गया था अप्रैल 2001 से, यानी कि अप्रैल 2001 से हर तरीके की क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर से हटा दी गई थी। तो रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटा दी गई थी, जिससे कि हम इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस कर सके, हमारे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ सके, तो इंडियन गुड्स भी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सके, वहां पे अपने कंपिटिटिव पोजीशन एस्टैब्लिश कर सके। तो उसके लिए इन टैक्स को रिड्यूस किया गया और इंपोर्ट ड्यूटीज को भी रिड्यूस कर दिया गया था।
उसके बाद इंपोर्ट लाइसेंसिंग को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया था। वही मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट अ फ्यू लिस्ट है हमारे पास। तो अगर आप कोई हैजार्डस या एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्री में अगर आप डील करते हो और ऐसा कुछ अगर आप इंपोर्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे किसी भी लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं है। सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर जो रिफॉर्म्स थे वो किस तरफ इशारा करते हैं कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाने हैं, टैरिफ रेट्स को रिड्यूस करना है और इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हमें खत्म करना है। तो ये थे हमारे 5 रिफॉर्म्स जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि यहाँ इन सभी रिफॉर्म्स में हमने बात करी फ्रीडम की, कि जो अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल था उस अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल को हमने किया खत्म और अपने इकोनॉमिक एजेंट्स को ये फ्रीडम दी कि वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो डिसीजन है, जो काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन के अंदर बात ही यही थी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को हटाना था, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना था, उसको कुछ रिड्यूस करना था। वही सब चीजें हमने इन 5 रिफॉर्म्स के अंदर बेसिकली पढ़ी, अलग अलग सेक्टर वाइज। तो आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया लिबरलाइजेशन। तो इस लिबरलाइजेशन के टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी नोट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर करे हैं। अगर आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, वहां जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो, मुझे डीएम करो, आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। सो प्लीज बच्चे चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिएगा। जहां तक आपको पढ़ा दिया गया है एक बार बुक में से जरूर रीड करना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितना रीड करोगे उतना ही आप इसके अंदर बहुत अच्छे से एग्जाम में आंसर्स को लिख पाओगे। ठीक है, सो बच्चे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।